गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का पीरियड है और आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 परीक्षा। परीक्षा के बारे में तो आप सबको पता ही है, आप सभी परीक्षा देते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई, अर्थात ईश्वर की याद आई। उन्होंने जाकर महाराज से विनय की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, अर्थात वे वृद्ध हो गए हैं। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना मान ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के लिए योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाकिनी के मरीज को यहाँ कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखरेख की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य पर अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, अर्थात उन्हें ये नौकरी मिल जाएगी। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की खास योग्यता नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मरमिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनत के नाम को रोया करते थे। अब यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चौगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोक देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनत की कैद न होने पर भी सनत से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, लेकिन आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उसका दर्शन करते थे। मिस्टर ब ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए संबोधन है। ब तो मिस्टर ब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स और ज से उनके घरों में नौकरों के नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत ही नहीं करते थे। महाशय क नास्तिक थे, हकसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, अर्थात हर कोई यहाँ दिखावा कर रहा था। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगे थे, और मौलवी साहब को तो नमाज और तिलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, यही कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का बूढ़ा झोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। चलिए, तय हो गया, कोड बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने में तर हो गए। खून की गर्मी आंख चेहरों से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए,
लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका।